तो हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो आज की क्लास में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो कि क्लास 11th में हमारे लिए रहते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे। जो चीजें यहाँ से बताई जाती हैं उनको नोट डाउन जरूर करेंगे, ठीक है। और घर से रिवीजन भी आपको इन चीजों को जरूर करना है। आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है मापन में त्रुटियां, एरर इन मेजरमेंट। एरर्स इन मेजरमेंट, मापन में त्रुटियां। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। और सबसे पहले अगर बात करें त्रुटियों का जो वर्गीकरण है, इनको हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। मापन में जो त्रुटि है हमको ये दो तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है क्रमबद्ध त्रुटियां एंड सेकंड वन इज यादृच्छिक त्रुटियां। क्रमबद्ध त्रुटियों को हम देख सकते हैं कुछ दो तीन प्रकार से ये त्रुटियां उत्पन्न होती है। हम इनके स्रोत की बात कर सकते हैं कि क्रमबद्ध त्रुटियों के जो स्रोत हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले यंत्रगत त्रुटियां, प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में पूर्णता, नेक्स्ट वन इज व्यक्तिगत त्रुटियां। तीन टाइप से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं क्रमबद्ध त्रुटियों को। यंत्रगत त्रुटियां, प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता और व्यक्तिगत त्रुटियां। यादृच्छिक त्रुटियों को भी हम कुछ तीन चार पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे एक जो अनियमित रूप से होने वाली जो त्रुटि होती है उसके बेसिस पर करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम एक प्रकार की यादृच्छिक त्रुटि के बारे में बात करेंगे जिसे हमें समझना है, जो कि है अल्पतमांक त्रुटि। हालांकि हम इन सब के बारे में डिटेल में अभी बात करेंगे। आप इस चार्ट को बना लीजिए। मेनली हमें त्रुटियों में, मापन में त्रुटियों में इन पॉइंट्स के ऊपर बात करनी है। जरा जल्दी से नोट डाउन करेंगे इन पॉइंट्स को। मापन में त्रुटियां किस किस प्रकार से हो सकती हैं। क्रमबद्ध त्रुटियां हो सकती हैं, यादृच्छिक त्रुटियां हो सकती हैं। क्रमबद्ध त्रुटियां यंत्रगत त्रुटि या फिर प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता कारण या फिर व्यक्तिगत त्रुटि के कारण आ सकती है। वहीं यादृच्छिक त्रुटियां जो है अल्पतमांक त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकती है।
चलिए, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया हो। वन बाय वन इनके बारे में देखते हुए चलते हैं। वन बाय वन एक एक त्रुटि को पकड़ते हैं और उनको पढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्रमबद्ध त्रुटियों की। हेडिंग डालें क्रमबद्ध त्रुटियां। देखिए, क्रमबद्ध त्रुटियां आप नाम से समझ रहे होंगे। क्रमबद्ध त्रुटियां क्या होगा, किसी एक क्रम में बढ़ेंगी, किसी एक क्रम में बढ़ेंगी, यानी वो धनात्मक दिशा की ओर बढ़ेंगी, है ना। यानी कि पॉजिटिव जो हमारा मान है, सपोज हमारा मान है x, ठीक है, तो x से आगे की ओर जाएंगी या फिर x से ऋणात्मक दिशा में बढ़ सकती है। समझ रहे, तो इसको बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटियां, यानी किसी एक दिशा में हमको बढ़ती हुई दिखाई देती है। ठीक है, किसी एक दिशा में हमको बढ़ती हुई दिखाई देती है। लिखेंगे किसी एक दिशा धनात्मक या ऋणात्मक में प्रवृत्त होती है ना। यानी किसी एक डायरेक्शन में ये एरर्स जो है मूव करती हैं, इनको बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। अब इसके अंदर हमने 3 पार्ट्स में इसको क्लासिफाई करा है। ए, यंत्रगत त्रुटियां, तो नाम से आप समझ रहे होंगे यंत्रगत त्रुटि, जो हम कोई भी मापन यानी कोई भी मेजरमेंट का कार्य कर रहे हैं, उसके लिए हम जो यंत्र ले रहे हैं, जो भी हम डिवाइस ले रहे हैं, ठीक है, या तो उसकी हमको पूरी जानकारी नहीं है, या फिर हमने उसका जो मेजरमेंट लिया है, जो मापन किया है, वो त्रुटिपूर्ण है, या फिर उसमें कुछ शून्यांक त्रुटि है, जीरोइंग एरर है। ठीक है, तो किस किस कारण से हो सकती है। नंबर वन मापक यंत्र की अपूर्ण अभिकल्पना, मतलब पूरी नॉलेज नहीं है मापक यंत्र के बारे में, या तो इस वजह से हो सकती है। सेकंड, अगर बात करें मापक यंत्र की अपूर्ण अभिकल्पना, या फिर त्रुटिपूर्ण अंशांकन, या फिर शून्यांक त्रुटि आदि के कारण ये त्रुटि आ सकती है। यंत्रगत त्रुटियां निम्न 3 कारणों से आ सकती है, या तो मापक यंत्र की अपूर्ण अभिकल्पना, या फिर त्रुटिपूर्ण अंशांकन, या फिर शून्यांक त्रुटि आदि के कारण यंत्रगत त्रुटि आ सकती है। नोट डाउन करेंगे, इस बात को नोट डाउन करेंगे। चलिए नेक्स्ट बी पार्ट के ऊपर बात करते हैं। हमने यादृच्छिक त्रुटि में ही, क्रमबद्ध त्रुटि में ही देखा था कि इसका कारण हो सकता है प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता। प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता के कारण भी क्रमबद्ध त्रुटि आ सकती है। इसमें 2 पॉइंट्स इसी प्रकार से लिखेंगे। प्रायोगिक तकनीक की या तो अपूर्ण जानकारी हो,
या फिर प्रयोग की कार्यविधि की अपूर्ण जानकारी। बेसिकली बात हमारे समझ में आ गई है। जैसे समझिए जैसे हमको थर्मामीटर से टेम्परेचर नोट डाउन करना है। थर्मामीटर से क्या करना है? टेम्परेचर नोट डाउन करना है। ठीक है, अब हमको क्या करना है? टेम्परेचर नोट डाउन करना है। तो टेम्परेचर नोट डाउन करने के लिए हम क्या करेंगे? थर्मामीटर को बगल में रख सकते हैं, है ना। तो बगल में अगर आप थर्मामीटर को रखेंगे तो उस टेम्परेचर में, और शरीर के किसी अन्य भाग में अगर आप टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ चेंज आएगा, है ना। तो बेसिकली ये जो त्रुटि आती है, ध्यान रखना, ये आती है बाह्य परिस्थितियों के कारण, बाह्य परिस्थितियों में भिन्नता के कारण। जैसे कि बाह्य परिस्थितियों की अगर हम बात करें, बाह्य परिस्थितियों की बात करें तो जैसे टेम्परेचर हो गया, दाब हो गया, प्रेशर हो गया, है ना, वायु हो गया, वायु वेग हो गया, आर्द्रता हो गया, इस प्रकार के जो फैक्टर्स हैं इन पर ये डिपेंड करेगा, है ना। तो अगर हमको जानकारी है कि हमारा प्रैक्टिकल किस पर निर्भर करता है, कौन से एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, तो हम पहले उसको चेक करने की कोशिश करेंगे, हम उसे स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर सपोज हमारा एक्सपेरिमेंट है जो कि ताप पर निर्भर करता है और हमारे आसपास का जो ताप है, हमारे जो एनवायरनमेंट है उसका ताप अभी बढ़ घट रहा है, तो डेफिनेटली उससे हमारे एक्सपेरिमेंट पर, हमारे प्रयोग पर असर पड़ेगा। तो पहले मैं कोशिश करूंगा कि ताप मेंटेन हो, एक हमको कांस्टेंट टेम्परेचर मिल पाए, तब हम जो है आगे का प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो बाह्य परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, जो कि क्रमबद्ध त्रुटि का तीसरा टाइप है, जिसे हम कह रहे हैं व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटियां, व्यक्तिगत त्रुटियों में नंबर 1 ये आएगा किसी व्यक्तिगत, मतलब जो भी प्रेक्षक है उसके कारण। ठीक है, तो प्रेक्षक के द्वारा उपकरण के समंजन में कोई कमी रह गई कमी, या ये भी हो सकता है कि प्रेक्षक द्वारा प्रेक्षण लेते टाइम, प्रेक्षण रीडिंग को बोलते हैं, रीडिंग लेते टाइम जब हमारा एक्सपेरिमेंट होता है तो हम उसको रीडिंग हम नोट डाउन करते हैं अपनी कॉपी में, अपनी लैब बुक में। तो प्रेक्षक द्वारा ये गलती जो है मैक्सिमम टाइम जो है मोस्टली होती है ऑब्जर्वर से। जब आप लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप लोग अपनी जो व्यक्तिगत त्रुटियां, जो पर्सनल एरर्स हैं, उसको आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि ये आपके ही कारण जो सावधानियां, आप जो कमियां होंगी आपकी तरफ से, उनके कारण ये एरर होंगी, तो उनको आपको दूर करना है। ठीक है, तो प्रेक्षक द्वारा प्रेक्षण लेते समय उचित सावधानियां न बरतने के कारण, उचित सावधानियां न बरतने के कारण भी ये त्रुटि होती है। नोट डाउन करेंगे। तो ये हमारी सारी क्रमबद्ध त्रुटियां यहाँ पर होती है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे यादृच्छिक त्रुटियों के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जिसमें हम अब यादृच्छिक त्रुटियों के बारे में बात करेंगे। हमारा फर्स्ट पार्ट क्रमबद्ध त्रुटियों का हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, अब हम बात करेंगे यादृच्छिक त्रुटियों के बारे में।
तो नेक्स्ट हेडिंग पुट अप करेंगे यादृच्छिक त्रुटियां। तो यादृच्छिक मतलब हमें समझ में आ रहा है अनियमित रूप से होने वाली जो त्रुटियां होती हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। जैसे क्रमबद्ध त्रुटि में क्या हो रहा था, ये तो धनात्मक दिशा में बढ़ रही थी त्रुटि या फिर ऋणात्मक दिशा में, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, किसी एक विशेष साइन, किसी एक विशेष चिन्ह या फिर किसी एक विशेष दिशा में हमको होती हुई नहीं दिखेगी। ये कोई भी अनियमित त्रुटि होगी, ठीक है। तो अनियमित रूप से होने वाली त्रुटि, अनियमित रूप से होने वाली जो त्रुटियां हैं उनको कहते हैं यादृच्छिक त्रुटि। और इसमें मैंने आपसे बात करी थी अल्पतमांक त्रुटि के बारे में। देखिए, अल्पतमांक समझना आपके लिए बहुत जरूरी है जब भी एक्सपेरिमेंट आप करते हैं। अल्पतमांक होता क्या है? अगर अल्पतमांक को हम एज ए सिंगल वर्ड देखें तो हमें थोड़ा समझने में मुश्किल लगता है, लेकिन अगर मैं इसे दो वर्ड्स में तोड़ दूं, है ना, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट काउंट एरर, ठीक है। इसे मैं दो पार्ट में तोड़ दूं, एक तो हो गया अल्पतम और एक हो गया अंक। तो इसका मतलब हुआ कि जो भी हमारा मेजरिंग, जो भी हमारा उपकरण है ना, जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, उस पर अल्पतम अंक कितना है। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको एक स्केल बना करके दिखाता हूँ। ये हमारा एक स्केल है, ये क्या हमारा एक स्केल है, ठीक है। और ये कितने सेंटीमीटर का होता है भाई, हम जानते हैं ये होता है 15 सेंटीमीटर का। ये कितने सेंटीमीटर का होता है, ये होता है इस तरीके से, इसके ऊपर लाइन खींची होती है ना। इस तरीके से इसके ऊपर क्या खींची होती है, लाइन खींची होती है। और ये होता है 15 सेंटीमीटर का, इधर लिखा होता है 0 और इधर लिखा होता है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर, है ना। तो इस तरीके से ये होता है सेंटीमीटर स्केल। अब ध्यान से देखो कि इस पर अगर हम बोले इसका अल्पतम अंक कितना होगा, तो आप कहेंगे 0। नहीं, 0 नहीं होगा। आपने देखा होगा स्केल में ऐसे ना 0 से पहले भी ऐसे छोटे छोटे दाने होते हैं। तो ये तो हो गया सेंटीमीटर, लेकिन ये जो एक अल्पतम छोटा, इस पे सबसे छोटा खाना जो है, सबसे छोटा खाना जो स्टार्टिंग का होता है, वो जो है 1 मिलीमीटर का होता है। कितने का होता है, 1 मिलीमीटर का। तो इस स्केल का अल्पतम अंक कितना हो गया, 1 मिलीमीटर हो गया। बात समझ में आ गई। तो अल्पतम अंक मतलब सबसे छोटा मान कौन सा है उस उपकरण के ऊपर, उसको हम कहते हैं। जैसे 1 मीटर स्केल का अल्पतमांक क्या होता है, मीटर स्केल का अल्पतमांक भी 1 मिलीमीटर ही होता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखने जाएं तो क्या बात हम लिखेंगे, हम ये चीज लिखेंगे अल्पतमांक के बारे में। अल्पतमांक की परिभाषा देख लीजिए, किसी मापक यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला मापक यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला छोटे से छोटा मान, मापक यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला छोटे से छोटा मान जो होता है उसका अल्पतमांक कहलाता है, ठीक है। तो कुछ अल्पतमांक आपको याद भी होने चाहिए। जैसे अगर बात करें वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक याद रहना चाहिए आपको। मीटर स्केल का मैंने बताया कितना होता है, 1 मिलीमीटर होता है। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक होता है 0.01 सेंटीमीटर, है ना, 0.01 सेंटीमीटर। इसके अलावा अगर बात करें तो गोलाई मापी, जिसको हम स्क्रू गेज भी बोलते हैं, गोलाई मापी का अल्पतमांक जो कि होता है 0.001 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो ये था हमारा अल्पतमांक, और इस कारण से जो त्रुटि होगी किसी एक मापन में तो वो होती है अल्पतमांक त्रुटि। चलिए नोट डाउन करेंगे इसे, जल्दी से नोट डाउन करें। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करेंगे, ये तो हो गई हमारा थ्योरेटिकल एरर कि मतलब जिसके लिए हमको क्या करना है, किसी प्रयोग को करने से पहले, किसी एक्सपेरिमेंट को करने से पहले, किसी उपकरण का चुनाव करने से पहले इन त्रुटियों को हमको ध्यान में रखना है ना, कि ये त्रुटियां हमसे ना हो। तो ये हम एक्सपेरिमेंट से पहले हम इन चीजों को कंसिडर करते हैं। एक्सपेरिमेंट करते हुए हम चेक करते हैं कि हमसे क्रमबद्ध त्रुटियां ना हो, है ना। तो हम त्रुटियों को कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि हम कोई एक्सपेरिमेंट प्रयोग के दौरान किसी भी प्रयोग में त्रुटि ना आए, त्रुटि रहती है और त्रुटि को हम कम से कम करने की कोशिश करते हैं। अब हम क्या करते हैं, त्रुटियों को कम से कम करने के लिए हम पढ़ते हैं निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। तो ये त्रुटियां किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से हम निरपेक्ष त्रुटि को कैलकुलेट करते हैं, किस प्रकार से आपेक्षिक रिलेटिव त्रुटि को हम रिलेटिव एरर को कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं ना, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। इस पर काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, है ना। एग्जाम में कई बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हम देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। आपके बुक के भी कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, और इसके बाद हम देखेंगे त्रुटियों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, है ना। तो जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हमको जो डिफरेंट ऑपरेशन है, अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन है, उनका सहारा लेना होता है। अलग अलग बीजगणितीय जो संक्रियाएं होती है उनका सहारा लेना होता है। जैसे हमको ऐड भी करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है, डिवाइड भी, मल्टीप्लाई भी, है ना। तो जो हमारी जो क्वांटिटीज हैं, जो भौतिक राशियां हैं, उनके बीच जब हम ये ऑपरेशन करेंगे तो किसी भी भौतिक राशि को कैलकुलेट करते टाइम उसमें एरर आई होगी, त्रुटि आई होगी, ये बात हमें पता है। तो जब हम उन्हें जोड़ेंगे तो उसमें भी त्रुटि जुड़ जाएगी, घटाएंगे तो त्रुटि घट जाएगी, है ना। डिवाइड मल्टीप्लाई, तो मतलब जब त्रुटि आएगी स्टार्टिंग में, मेजरमेंट में ही एरर आ जाएगी किसी भौतिक राशि, तो उनको जोड़ने में और उनके बीच में कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो उन त्रुटियों के साथ भी वो सेम ऑपरेशन होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जब भी हम किसी भौतिक राशि के साथ कोई मेजरमेंट करने, कोई प्रयोग करने के बाद हम उनको कैलकुलेट करते हैं, तो ऑपरेशन के जब उनमें कोई ऑपरेशन लगाते हैं तो वहां पर त्रुटियों का भी संयोजन हो जाता है। तो इन्हें कम करने के लिए हम त्रुटियों का संयोजन पढ़ते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे त्रुटियों का संयोजन। लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि क्या होती है। इसके बाद हम त्रुटियों के संयोजन के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और इनके भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। जल्दी से नोट डाउन कर लें। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो जो बातें बताई गई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और साथ ही साथ आपने नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आकर के आप इन्हें एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।